नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अभी तक हम लोग 600 प्रश्न कर चुके हैं, आज करेंगे 601 नंबर सवाल से। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को, याद रखिएगा कि 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म का संस्थापक जो है ये गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 को हुआ था। याद रखिएगा कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्त। सवाल बोल रहा है, देखिए सवाल बोल रहा है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो यह है दोस्तों चैतन्य को। याद रखिएगा कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो वह है दोस्तों गुरु तेग बहादुर की मृत्यु। याद किया कि औरंगजेब जो था ये सिख गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। किसने किया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने कर दिया था। यानी कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो फतेहपुर सिकरी में। याद रखिएगा कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम यानी कि सबसे बढ़िया इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है दोस्तों हम्पी में। याद रखिएगा प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो रामानुज आचार्य। याद रखिएगा कि रामानुज आचार्य जो थे ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वह था दोस्तों व्यापार। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। नेक्स्ट देखें अगला सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे? तो वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो वह है दोस्तों वरुण। याद किया कि वरुण जो था ये जल या समुद्र का देवता था। कौन? वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। याद रखिएगा कि अवेस्ता जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ये गाय के लिए किया गया था। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में, ठीक है, अघन्य शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया था। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। ठीक है, समाज व्यवस्था से मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? तो समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सिकंदर के आक्रमण के समय
उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो वो था दोस्तों नंद वंश का शासन था। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके 615 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 615 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। याद रखिएगा कि किस राज्य में? तो मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। याद रखिएगा कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? तो 14 पूर्व जो है, 14 पूर्व, ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असामान्य नहीं है? तो वह दोस्तों अहिंसा। याद रखिएगा कि कौन सी बात जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समान नहीं है? तो अहिंसा समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य। यानी चोलों द्वारा किसके साथ? तो वेंगी के चालुक्य के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो ये थी दोस्तों फारसी। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी था। क्या था? फारसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो है दोस्तों इल्तुतमिश। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो है ये गुलाम राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुलाम राजवंश से संबंधित है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वह है दोस्तों रति। याद रखिएगा कि रति जो है ये तौल की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? तो नानक। याद रखिएगा कि नानक जो थे ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा कि आदीना जो मस्जिद है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर देव को। याद रखिएगा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिव जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। याद रखिएगा कि रामदास जो थे ये शिव जी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल। याद रखिएगा कि किस इतिहासकार ने? तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 627 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? 627 नंबर सवाल है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुआ था? कछवाहों से। याद रखिएगा कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुआ था? कछवाहों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था दोस्तों बिहार। याद रखिएगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र? तो वह था बिहार, जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से फलस्वरूप हुई। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है
कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड। याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और नरसंहार के भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर, ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ, 78 लोगों के साथ उन्होंने शुरुआत किया था और 385 किलोमीटर चलकर दांडी यात्रा का नमक कानून का विरोध किया था। याद रखिएगा कब हुआ था? दांडी यात्रा 1930 को हुआ था, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। अच्छा 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? हम आपको बताए हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कब हुआ था? 1919 को। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था। और 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें काकोरी कांड में ट्रेन डकैती हुआ था। काकोरी कांड ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। और 1925 में ही सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? तो सरोजिनी नायडू 1925 में किए थे। याद रखना है, ठीक है। डेट आपको ये तीनों चारों याद रखना है। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि कौन आज़ाद हिंद फौज के संबंधित नहीं है? तो R.C. दत्त, ठीक है। R.C. दत्त जो है ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह ये संबंधित है आज़ाद हिंद फौज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ये 1919 को हुआ था, ठीक है। ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है, ना अपील ना वकील ना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, यानी कि काला कानून कहा जाता है। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। कब हुआ था? 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा हंटर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको पता है? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसके जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वो ना C. राजगोपालाचारी। याद रखिएगा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो C. राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 को हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 को जो हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 638 नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये तो दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड। याद किया कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को स्टार्टिंग हुआ था, 1922 तक हुआ था, ठीक है। और चौड़ा चौड़ी कांड जब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो उसी समय असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 639 नंबर सवाल। देखिए 639 नंबर सवाल है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने किया था। कब किया था? 1940 में लंदन जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दिया था। किसने किया था? तो उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह भारतीय था जो 1940 में जनरल डायर को जाकर हत्या कर दिया। क्यों किया था? आपको पता होना चाहिए कि जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। इसीलिए उधम सिंह ने 1940 में, ठीक है, लंदन जाकर जनरल डायर को हत्या कर दिया था। एक पिक्चर भी आया है विकी कौशल का, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह एक पिक्चर आया है, वो आपको देखना जरूर चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है 640 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। याद रखिएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। ठीक है, C.F. एंड्रूज जो थे ये दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने 1948 को यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के छाती पर 3 गोली दाग दिया था। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के तहत। याद रखिए कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है ये माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। अच्छा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो वह है रेडक्लिफ रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 645 नंबर सवाल। 645 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को 1885 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो A.O. हुम ने किया था। याद रखिएगा A.O. हुम ने 28 दिसंबर 1885 को A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसीलिए उधम सिंह ने, ठीक है, 1940 में जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली से मार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों? ये 1925 में हुआ था और 1925 में ही सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 बातें ध्यान रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 को हुआ था। इसके नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे और 1925 में ही सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? सरोजनी नायडू जी। ये भारत के प्रथम राज्यपाल भी रही थी। कौन? सरोजनी नायडू। अब भारत के प्रथम मुख्यमंत्री महिला में तो वह सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि लॉर्ड माउंट बेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक है, हज़ारों लोग मारे गए थे और इसी मारे जाने के कारण इसके लिए जांच के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का। ठीक है, तो 13 अप्रैल पूरा डेट आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसमें ही जालियांवाला बाग में ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और उधम सिंह ने 1940 में जाकर लंदन में उनको जान से मार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। आज का लास्ट सवाल है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था दोस्तों? नमक सत्याग्रह हुआ था, जो कब तक चला था? 6 अगस्त तक चला था। याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए सवाल है 650 नंबर कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये
1930 में प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। अच्छा, 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।